चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल बीजेपी कार्यालय का। इस वक्त वर्चुअल रैली का आयोजन चल रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई और जब सरकार कांग्रेस की बनी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के मानदंड को अपनाया और यह तय किया कि कांग्रेस को 2-4 सीटें ज्यादा मिली हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो इनको सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन ध्यान में है। और मध्य प्रदेश की जनता तो परेशान थी ही, मध्य प्रदेश का विकास तो अवरुद्ध हो ही रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी जो काम करने वाले अच्छे लोग थे उनके मन में भी यह क्षुब्धता थी कि मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान कांग्रेस के कार्यकाल के समय में हो रहा है। और इसीलिए आप सब ने महसूस किया, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम सबके मध्य विराजमान हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनेक विषयों को कांग्रेस में रहकर भी उठाया, मध्य प्रदेश की जनता के दर्द को भी सरकार के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन सरकार अहंकार और घमंड में डूबी हुई थी और इसलिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को भी ध्यान नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी, उन्होंने उसको भी गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार टूट गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज फिर एक बार पूरा सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया है। मुझे वो समय भी ध्यान है जब कांग्रेस की मीटिंग्स में आपातकाल की बात होती थी, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपातकाल के विरोध में बात करते थे। मुझे वो समय भी ध्यान है जब धारा 370 को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी वर्षों की मुराद को पूरा किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके मिशन को पूरा करने का काम किया। धारा 370 की समाप्ति पर भी जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धारा 370 समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया था और समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह दिग्भ्रमित हो चुका है और इसलिए केंद्र में भी वही हालत है और राज्य में भी वही हालत थी और उसका परिणाम यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मध्य प्रदेश में बन गई है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ तो वो समारोह नहीं था, एक औपचारिकता जैसी पूर्ण करना पड़ी क्योंकि कोरोना वायरस का संकट था और बड़ी चुनौतियां शिवराज सिंह जी के सामने थी। मध्य प्रदेश में इधर से उधर जाना संभव नहीं था। जिस एरिया में देखो उस एरिया में वायरस से संक्रमित लोग निकल रहे थे। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब थी उसे जो कुछ पथ्य और परहेज बरतने चाहिए थे उन लोगों ने लापरवाही बरती, उसका सारा परिणाम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व को सहन करना पड़ा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार को रोकने के लिए प्रयत्न और रणनीति बनी, उस रणनीति के तहत शिवराज सिंह जी ने दिन रात घोर परिश्रम करके मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संकट को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा राज्य में गरीबी काफी है और इसलिए बहुत सारे लोग अपनी आय वृद्धि के लिए दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या थी
मध्य प्रदेश में 15 लाख प्रवासी मजदूर लौट कर आए। मैं देश भर में उस दौरान प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर चर्चा कर रहा था, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अनेक राज्यों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम किया, लेकिन देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिस राज्य ने अपनी सीमा के भीतर किसी भी प्रवासी मजदूर को पैदल नहीं चलने दिया। जहां वाहन की जरूरत थी वहां वाहन उपलब्ध कराने का काम किया, जहां भोजन की जरूरत थी वहां भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, और यहां तक मध्य प्रदेश सरकार का प्रशासन नेशनल हाईवे पर खड़े होकर जिन मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं थी उनको चप्पल खरीद कर पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। यह कृत्य जो मध्य प्रदेश की सरकार का है, यह गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है और शिवराज सिंह चौहान जी के संवेदनशील नेतृत्व का परिचायक है। इसके लिए भी मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कृषि का क्षेत्र व्यापक क्षेत्र है। विगत दिनों भी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण जैसे नए कीर्तिमान स्थापित किए, और इस बार फिर जब शिवराज सिंह जी ने शपथ ली, लॉकडाउन था, वायरस का संकट था, लेकिन खेती कटाई के लिए खड़ी थी। शिवराज सिंह जी ने लॉकडाउन की छूटों का फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश में कृषि पर ध्यान दिया, और मैं कहना चाहता हूं कि सारे किसानों ने ठीक प्रकार से कटाई का काम पूरा किया और मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और मध्य प्रदेश के किसानों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के इस काम ने देश भर में मध्य प्रदेश के नाम को बढ़ाने का काम किया है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। शिवराज सिंह जी के कार्यकाल के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन इस समय विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सिंह जी अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार जब आई तो कांग्रेस की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं पर प्रहार करना शुरू किया। हम सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना यह गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना यह गरीबों के जीवन को सुधारने वाली थी। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो 4 लाख रुपया और 2 लाख रुपया एक गरीब परिवार को दुर्घटना होने पर मिलते थे, वो गरीबों के लिए एक बड़ा संबल थे। गरीब बिजली का उपयोग कर सकें, इसके लिए उस योजना में सुविधा थी। गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, यह उस योजना में प्रावधान था। पहले कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को बंद किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा इस योजना को बहाल किया, और इससे आज लाखों लाख लोग फायदा ले रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मुहैया हो, इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। मुझे ध्यान है कि पूरे देश भर में मनरेगा के अंतर्गत आज 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, और उन 3.5 करोड़ में 50 लाख मजदूर अकेले मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। हर आंख को काम मिले, यह शिवराज सिंह जी की पहले भी प्राथमिकता थी और आज भी प्राथमिकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया, उस योजना के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं। उस योजना का भी ठीक से क्रियान्वयन हो। 12 विभाग उस योजना में सम्मिलित हैं। उन सारे विभाग की योजनाएं जो संचालित हैं, उनका पैसा धरती पर जाए और हमारे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार की उपलब्धता हो। यह निश्चित रूप से काम शिवराज सिंह जी के द्वारा भली प्रकार से संपन्न हो रहा है। अभी हाल ही में 3,322 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3rd फेज में भारत सरकार ने मंजूर किया है, और इस पैसे का इस्तेमाल भी मध्य प्रदेश में होने वाला है।
और इससे निश्चित रूप से ग्रामीण लोगों को सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक ही बात कार्यकर्ताओं को अनुरोध के रूप में कहना चाहता हूं। यह समय थोड़ा हम सबके लिए भी और देश के लिए भी कठिन है। देश के सामने भी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां शिवराज सिंह जी के सामने अकेली नहीं है। ये चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि शिवराज सिंह जी के कदम के साथ कदम मिलाएं, कंधे के साथ कंधा मिलाएं और मध्य प्रदेश जनता की जो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान दें। निकट भविष्य में 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न होने वाले हैं। यह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिर करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब स्थिर होगी तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। आप सबसे अनुरोध है, शिवराज जी के साथ मिलकर हम सब लोग इन 24 उपचुनावों में भी 100% विजय हासिल करें। यही प्रार्थना इस अवसर पर करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। जोरदार तालियों से आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश, हमारा अपना मध्य प्रदेश, अनाज के उत्पादन में उपार्जन में नंबर 1, दलहन में नंबर 1, तिलहन में नंबर 1, दुग्ध उत्पादन में नंबर 3 पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का हब बनाने में मध्य प्रदेश अग्रणी। मध्य प्रदेश जो मत्स्य उद्योग में 32% की ग्रोथ। मध्य प्रदेश सेवा और गरीबों का संवेदना के साथ जुटने में नंबर 1 पर, 14 लाख मजदूरों की सेवा करने वाला। ये करता कौन है, ये होता कौन है? मैं उन्हीं के शब्दों में उन्हीं की बात कह रहा हूं कि वह केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वह अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अमर आनंद का भागी है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ना कर सके। वो आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। मैं सादर आमंत्रण करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री। भारत माता की। आंधी और तूफान थोड़ी, अब तो मामा हूं भैया। जब बच्चे के, अब तो बूढ़े भी मामा जी कहते हैं। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय, अपने एक कहावत थी, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब से नेतृत्व संभाला, सफलताओं के झंडे नित्य गाड़ते जा रहे हैं। आदरणीय भाई विष्णु दत्त शर्मा जी, अब ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। हमारे साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली से जुड़े मध्य प्रदेश के गौरव, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास का जिम्मा जिनके ऊपर है। अच्छा, पैसे सबसे ज्यादा इसी विभाग में है। और जब कोई पंडित जी प्रसाद बांटते थे पहले, आजकल तो कम हो गया है, तो बांटते बांटते अगर घर का कोई बच्चा आ जाता तो थोड़ा थोड़ा देते थे, घर का जाए तो मुट्ठी खोल देते थे, ले जा। मध्य प्रदेश के मामले में नरेंद्र सिंह जी का भी सोचिए, यह घर का परसैया और अंधियारी रात भरपूर देते हैं विभाग की तरफ से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अपनी अलग शैली में काम करते हैं।
आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे, कमाल का सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो अपनी अलग शैली में काम करते हैं, आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे, क्या कमाल का बोले महाराज। मुझे लगा मेरे भाषण की जरूरत ही नहीं है। जो सही, अच्छा, वो ग्वालियर चंबल में भी वोट उनको देख के थोड़ी दिए थे, दिए इधर और बन गए वो। राज्यसभा के सदस्य, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली में यहां भी कंजूसी नहीं। बचपन से जिनके साथ में काम कर रहा हूं, पहले युवा मोर्चे में, फिर भारतीय जनता पार्टी में, अपनी शैली के एक अद्भुत नेता और भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालने वाले, और वो भी मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं रखते, वैसे वो बांटते समान है देश भर में। हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग स्थानों से हमारे वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश से, मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण। असल में पंचक में शपथ दिला दी मुझे। मैं सोच रहा था कि लूंगा नवरात्रि के पहले दिन, और आदेश आया फिर अभी तुरंत लेना है। अब पंचक में शतक के चक्कर में मंत्रिमंडल बड़ी देर में बना। पहले तो हम अकेले जूझते रहे। मैंने पूछा कि दिल्ली के, नहीं अभी तो कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, चलते रहो, एकला चालू रे। लेकिन पार्टी साथ थी, विधायक सांसद साथी साथ थे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी फौज और उसके सेनापति तैयार हो गए, सन्नद्ध। और इस संकल्प के साथ कि विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखेंगे, कल हमने संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश भर में जुड़े हुए यहां बैठे मेरे विधायक साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रदेश भर में मुझे सुन रही जनता जनार्दन, पत्रकार मित्रों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 100 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन 100 दिन में जो कर पाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का सहयोग और साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम और लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता के प्यार और स्नेह से ये 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। और सचमुच में जब मोदी जी के बारे में सोचता हूं, आज वो लेह में, कभी ऐसा कोई नेता देखा है? चीन ने अकड़ बताई तो हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के पटक दी। आपने अच्छी छोड़ दी कांग्रेस ने, इस समय तो पता नहीं क्या होता। उनका नेता सरेंडर की बात करता है मोदी जी के बारे में, देश प्रेम, देशभक्ति, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है।
केवल घटिया राजनीति करेंगे और ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, राहुल गांधी जी भारत का भगवान का वरदान। कई बार मुझे गीता जी का वो श्लोक याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, अत्याचार अन्याय बढ़ेंगे, तब तब सज्जनों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने में बार बार इस धरती पर आऊंगा। अब भगवान सीधे अवतार नहीं लेते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देखते हैं तो ये लगता है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के इतना काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सचमुच में सच है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस को हो क्या गया है? आज कुछ नहीं सूझा। दिग्गी भैया को तो टाइगर टाइगर कर रहा है, टाइगर 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 टाइगर। तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे? इधर तो बंटा ढार है तो कमलनाथ ने बंटा ढार करवा दिया। इस सरकार भी बनी तो 4D सरकार थी कमलनाथ की, 4D। पहला डी दलाल, ये दलालों की सरकार थी, खुलेआम कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इनने दलाली का अड्डा बना दिया था, दलाली का अड्डा। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, चारों तरफ लूट। ये मेरे पुराने पहले जो मंत्रिमंडल में साथी थे वो यहां बैठे हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब ये कहा। हमारी इमरती बहन भी बैठी है, उनकी बातें बड़ी आनंद देती है, खरी खरी कहती है। मिलने आई, हम कक्ष में बैठे तो फिर बोली, भैया हमने तो जो कक्ष पहली बार देखो है वल्लभ भवन को। मैंने कहा, अरे आप तो मंत्री थी, बिल में धसन ही नहीं देते। जाओ जाओ, टाइम नहीं, 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 चलो चलो, 24 घंटे 26 दिन हो, लाओ लाओ, चलो चलो चलो। अब ये मंत्रियों के हाथ है। और अगर कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए, आ जाओ। वो दो थे, नाम नहीं लूंगा उनका। अब इन्होंने पूछा कि भैया ये दो कौन है? कौन से पूछा था? जो राजदंडोतिया है क्या ये बैठे? तो इनने कहा ये कौन से पद पे हैं? बोले पद पता नहीं है, लेकिन एक पता है कि दिन भर बोरा में भरते हैं और रात को सीकर ले जाते हैं। ये दलाली करने वाली सरकार थी। पहला डी दलाल, दूसरा डी दम्भ अहंकार। और अहंकार दोनों में था, एक नहीं था। पांव जमीन पे नहीं चलते थे। एक वल्लभ भवन में बैठता था और दूसरे, मैं नहीं कह रहा उमंग सिंगार कहते थे, रेत शराब, उनका जिम्मा ले रखा था। और ऐसा समझ रहे थे जैसे ऐसी सरकार आई जो कभी जाएगी नहीं। दम्भ और अहंकार में चोर। और एक से बढ़ के एक थे दोनों। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और तीसरी दुर्भावना 3D, कुचल देंगे, मसल देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, निपट लेंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े तुमने? कितने लोगों को तुमने NSA में जेल भेजा? कितने लोगों के काम धंधे तुमने तबाह किए?
लेकिन समझ लेना दिग्विजय कमलनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जब तक सहते हैं सह लेते हैं, लेकिन जब अपनी पे आ जाते हैं तो बड़े बड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। आखिर सहने की भी कोई सीमा होती है। अब हम तो ओवन ही रहे थे, लेकिन इधर बढ़ गए। कहा कि इन्हें कहा कि इनकी सुनो, किसानों की सुनो, कर्जा माफ करो। बोले नहीं सुनते, जाओ। क्या कर लोगे? बोले हम सड़क पे आएंगे। तो आ जाओ सड़क पे। तो परमानेंट सड़क पे ला दिया। और अब उधर नींदें नहीं आ रही रात रात भर। अरे जगते तो हम भी हैं, लेकिन हम जगते हैं काम के लिए, जनता के। आजकल दोनों बड़े बेचैन हैं। बोले 1 घंटे के लिए बच जाऊं, एक बार और बनना है बस। कैसे बनेंगे? तो सोते नहीं है रात भर, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। कुर्सी तेरी कसम वल्लभ भवन। मुझे किसी ने कहा कि तड़प रहे हैं क्या? बोले 1 घंटे के लिए। अरे 15 साल में मुश्किल से दिन फिरे थे, अब भूल जाओ दिग्गी। वैसे राज कमलनाथ भी समझ गए कि मिटाने वाला तुझे ही है। एक बार मैं चुनाव जीता, पहला लोकसभा का, तब मिस्टर बंटाधार मुख्यमंत्री थे। मैं सांसद था, मिलने आया। क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, फसलें खराब हो गई। तो हम गट्ठा वट्ठा लेके, पूरा लेके, अपन तो गांव गांव घूमने वाले। तो मैंने स्लिप भेजी, मुझे बुला लिया। एक नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, वो मुझसे पहले बैठे थे, मुझसे हारे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि वो बैठे, उनको तो बुला लो। बोले नहीं, बैठो, चाय पियो। मैंने कहा मुख्यमंत्री बड़े मेहरबान है, चाय। फिर उठने की कोशिश की, बोल नहीं अभी और बैठो। मैंने कहा बाहर वो आपकी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं। बोले उसी को तो जलाना है। अब ये ऐसे लोग। उस समय कहावत पिछले थी कि जिसके कंधे पे हाथ धर दिया वो समझ लो गया काम से। ये दम, भयंकर, दुर्भावना। और चौथे डी तो खुद दिग्विजय है। जा पांव पड़े संतन के तहता। पूरे प्रदेश का दबाव पर। देखो हम मूड में नहीं थे, सही बताए। हम तो सोच रहे थे बन गई तो बनने दो, चलने दो। जब चुनाव आएगा 22-23 में, तब देखेंगे। लेकिन जनता को त्रस्त किया, परेशान किया, प्रदेश को लूट लिया, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, महाराज को छेड़ दिया। फिर आगे सड़क पर तो हम क्या करें? आप काय की 1 घंटा कर्जा माफ, कर्जा माफ। 10 दिन में 1.25 साल हो गया, कितना कर्जा माफ किया। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि आज अपनी शैली में बोलना, आंकड़े मत पढ़ना। लेकिन मैं ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने कहा, हम पुराने दोस्त हैं भाई। कर्जा माफ 50 लाख करोड़। कर्जा माफ का जो आंकड़ा था, इनका 50,000 करोड़। घटाते घटाते मिटाते, ये बैरियर, वो बैरियर, वो बैरियर। और कुल मैंने हिसाब देखे, कुल 6,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी हुई है। कुल 6,000 करोड़। और उनमें से भी 2,889 करोड़ सरकार की जगह बैंक से, सहकारी बैंकों से करवा दिए। बैंक बदतर हालत में पहुंच गया, उनको पैसा नहीं दे रहे। मैंने अभी वो फाइनेंस वालों के साथ बैठा तो बोले इतने पैसे बैंकों को देना। उनका काय के देना? बोले कर्जा माफी के। अरे उनका दिए नहीं। बोले उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिए, पैसा नहीं दिए।
कि भैया हमारे लिए छोड़ गए क्या? कर्जा माफी के नाम पर मजाक किया तुमने। और मध्य प्रदेश के किसानों से मैं कहना चाहता हूं, आज इन्हें कुल मिला के 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। आते ही हमने, कमलनाथ जी आपने 2200 करोड़ रुपया खा गए किसानों के। फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं कर रहे थे। यह बात सही था कि आर्थिक संकट था कोरोना के कारण, लेकिन जैसे मुझे पता चला 2200 करोड़ रुपया निकाले, प्रीमियम के जमा किए और 3000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डाल दिए। और मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, अगस्त महीने में 4,500 करोड़ रुपया और तुम्हारे खातों में डालेंगे हम फसल बीमा योजना के। उसका भी हम प्रीमियम जमा करने वाले हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, आपने 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था। हमने फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया। ग्वालियर चंबल के भाई बहन अगर सुन रहे हो, नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। बाजरा इन्हें कभी खरीदा नहीं, खरीदी ढंग से करते नहीं थे। हमने सरसों का एक एक दाना खरीदा। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। और कर्जा माफी का जो जंजाल आप फेंक के गए, बैंकों को तबाह करके गए, और माफी भी अजीब, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। झाबुआ में चुनाव आ गया, वहां दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, बाकी रहने दो। क्या कहते हैं, ये अपराध है। कई जगह दिए नहीं, कई जगह जहां चुनाव ना मतलब था, दे दो, दे दो, दे दो, यह दे दो। क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा करता है? एक समान व्यवहार करना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता से। कमलनाथ, जवाब दो, ये भेदभाव तुमने क्यों किया? जहां मतलब था वहां दे दिए, बाकी छोड़ दिए। मेरे किसान भाइयों, कर्ज माफी के मामले में हम उसको युक्तिकरण करने का कदम उठाएंगे ताकि किसी किसान को घाटा ना हो, किसी किसान को नुकसान ना हो। यह भेदभाव वाला बर्ताव नहीं चलेगा। कितना धान खरीदा बताओ? मैं जब सरकार में नहीं था, बुंदेलखंड, जबलपुर, सतना, कटनी धान पड़ा हुआ था। किसानों की धान बुलवा ली, धान तुल गई। तुलने के बाद में कहते उठा ले जाओ, अब नहीं खरीदते, और वो धान अभी तक पड़ी हुई है। हमने फैसला किया गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे। हमारे पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, बोरे नहीं थे, जूट की बोरे वैसे ही बंद हो गए बंगाल में कोरोना के कारण। रही सही कसर साइक्लोन ने पूरी कर दी। लेकिन अफसरों को हमने कहा, गेहूं का, गोविंद जी भी यहां बैठे हुए, गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे। और गेहूं भी क्या पैदा हुआ है। धन्य मेरे अन्नदाता किसानों, प्रणाम करता हूं। जिधर देखो गेहूं गेहूं। हमने सोचा 100 लाख मीट्रिक टन खरीदना है। बोरा बोरी भी उतने ही लाए, वो भी बोरा नहीं मिले तो बोरियां ले आए प्लास्टिक की, इनमें ही भरो हमने कहा। और बाद में तो खत्म हो गए तो अध्यक्ष जी हमने इंदौर में कहा खुले में खरीद के पटक दो, देखेंगे। किसान का दाना नहीं बचना चाहिए। और आपने सही कहा, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया मध्य प्रदेश के किसानों का। ऑल टाइम रिकॉर्ड है ये, देश के किसी राज्य ने कभी इतनी खरीदी नहीं। पंजाब से हम आगे निकल गए और 25,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में पहुंच गया। मेरे प्रदेशवासियों, ईमानदारी से बताना, अगर कमलनाथ दादा होते तो गेहूं खरीद लेते क्या? इसके बाद चना आ गया, चना में भी तिबड़ा मिल गया। अब स्वास्थ्य के कारणों से वो मना किया गया कि ये तिबड़ा तो खेसरी दाल, ये नहीं खरीद सकते। हम भी कहां हार मारने वाले थे। हमने भी नरेंद्र सिंह जी, उसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री जी, फिर माननीय गृह मंत्री जी, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, और अंत में फैसला करा के दम लिया कि चलो 2% तक तिबड़ा भी खरीद लो।
लेकिन किसान भाई को अगले साल तिबड़ा मत मिलने देना, नहीं तो हमारी गारंटी नहीं, बड़ी परेशानी होती है। हाँ, बदलवा दो बीज कमल, काहे को चिंता करते हो। लेकिन तिबड़े वाला चना भी खरीद लिया, सरसों खरीदी, मसूर खरीदी। किसानों को घाटा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कोरोना का संकट था, आपने सही कहा। एक बैठक कमलनाथ ने नहीं ली, एक बैठक सिंगल। वल्लभ भवन मैंने पूछा क्या प्लान है, सिस्टम क्या है, बोले कुछ है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? तो अफसर बोले हम ही हमें, वो तो कभी आई नहीं। तो जितना बना सर्कुलर पर जारी कर दिया। मैंने कहा कोई बैठक नहीं, बोले एक शर्माते शर्माते बोले सर बैठक तो हुई थी, आईफा की बैठक हुई थी। टारगेट दिए गए अफसरों को आईफा के लिए, 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, करो लाओ। और जो 1 करोड़ करेगा, 2 करोड़ करेगा, अलग अलग तरह की चीजें उसको पास दिए जाएंगे, वीआईपी पास। ये गंभीरता थी सरकार की। मैं कोरोना की पूरी कहानी सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रदेश भाई, वासी बहनों और भाइयों, आज मुझे कहते हो संतोष है कि अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी के सहयोग से आज कोरोना की संक्रमण वृद्धि की दर हिंदुस्तान में सबसे कम है, तो मध्य प्रदेश की धरती पर है। संकट अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री जी बार बार आगाह कर रहे हैं, सावधानी जरूरी है, इसलिए किल कोरोना अभियान चल रहा है हमारा। 1 तारीख से घर घर का सर्वे होगा। अगर कोई लक्षण दिखे तो टेस्ट लेंगे, सैंपल लेंगे। उपचार की निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं हम। मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना से निपटने के लिए किल कोरोना अभियान में आप भाग लीजिए, सम्मिलित होइए। अपने गांव गली मोहल्ले में कोई घर ना छूटे, न प्रारंभिक परीक्षण ना हो जाए। मैं मुरैना के लिए चिंतित हूं। अभी धौलपुर से मुरैना में यह संकट आया है। मुरैना से ग्वालियर की तरफ भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ी, क्योंकि ये तो आग की तरफ फैलता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, वहां की जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, मुरैना में तो कर्फ्यू लगाया हुआ है। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। इसमें लापरवाही मत कीजिए। ग्वालियर में भी हम कुछ प्रतिबंध लगाने वाले हैं। किल कोरोना का मतलब कोरोना को जड़ से समाप्त करना। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जो किया है मैं आज विस्तार से बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। इनकी सरकार थी तो कहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मेरे पास कितने पैसे हमने खाते में डाले उसका पूरा हिसाब है आज। वो कहते थे पैसा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसा रोक के रखे थे। 47,07,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 1126 करोड़ 34 लाख रुपया हमने डाले आने के बाद। शहरिया बैगा भारिया के पैसे खा गए कमलनाथ। तुम जवाब देना पड़ेगा उन गरीब माताओं बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। 1-1 हजार रुपया हर महीना हम देते थे। शहरिया बैगा भारिया के पैसे खा गए। उन बहनों के खाते में भी तब से हर महीना 1-1 हजार रुपया देना हमने प्रारंभ कर दिया। 72 करोड़ रुपया हम डालते हैं हर महीने। मजदूरों के खाते में पैसे डाले जो बाहर थे हमारे। और तो और गजब कर दिया तुमने, संबल योजना ही बंद कर दी। और कौन को ज्यादा अच्छे से पता संबल क्यों बंद की? मरती बहन बोले मुख्यमंत्री का फोटो वाला कार्ड है, डंप कर दो, डंप कर दो। मुख्यमंत्री मतलब मैं था पहले। कोने में पटक दो। अरे शिवराज को कहीं पटक देते, गरीबों को तो नहीं पटकते कमलनाथ। संबल योजना साफ कर दी। मैं प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, संबल योजना फिर से पुनर्जीवित कर दी गई है। हर कदम पर सहारा बनेगी ये योजना। इसके लिए धन की कमी हम नहीं आने देंगे। अब संबल योजना का डिटेल आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।
जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 177 करोड़ रुपया डाले, 8,85,000 के। मनरेगा में रोजगार मिल जाए, कोई बेरोजगार ना रहे। पहली बार ऐसा हुआ 26 लाख मजदूरों तक को एक दिन में रोजगार देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी, नरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से दिया। श्रम सिद्धि अभियान, गोपाल भाई बैठे, पंच परमेश्वरी अपनी बंद कर दी भैया। पंचायतों का पैसा खा गए। मैं पंचों सरपंचों से कहना चाहता हूं, पूछो कमलनाथ, पंचायतों का पैसा क्यों खाया गया? सरकार आते ही 1555 करोड़ रुपया फिर सरपंचों के खाते में भेज दिया गया। एवरेज 8 लाख एक पंचायत को मिला, ताकि निर्माण और विकास के काम शुरू हो। रोजगार सेतु पोर्टल पे स्किल मैपिंग करके जो काम जानते हैं ऐसे मजदूरों को उद्योगों में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर का रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार सेतु योजना। और प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, अन्न की कहीं कमी ना रहे। और इसलिए अभियान चला प्रधानमंत्री जी का, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश में तो हमने आते ही पहले 3 महीने का दे दिया, वो दे के निपटे। तो प्रधानमंत्री जी का और आ गया, 2-2 महीने का और दे दो, हमका वो भी ले लो। फिर कई जगह बताया कि कई के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो 32 लाख नाम निकले, हमका तुम भी ले। फिर प्रवासी मजदूर आ गए, हमका कमी नहीं आने देंगे, इनको भी दो। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता मत करो। और अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 नवंबर तक 10 किलो 5 किलो 1 रुपया किलो वाला और 5 किलो निःशुल्क वाला 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा हर महीने नवंबर तक मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताओ, कांग्रेस की होती तो कर पाती क्या? अरे जोर से बताओ, कर पाती क्या? प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। फसल बीमा योजना का मैंने बताई, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो मुझे कहा कि मध्याह्न भोजन का पैसा मत दो। मैंने ये बेईमानी बच्चों से करूंगा? स्कूल नहीं जाएंगे तो घर पे ही भोजन पहुंचाएंगे। बच्चों के खाते में पैसा, रसोइयों के खाते में पैसा। छात्रवृत्ति खा गए कमलनाथ, आते ही 430 करोड़ रुपया उसके डाले। जीवन शक्ति योजना, बहनों को मास्क बनाने का काम दिया। 7 रुपया में मास्क बनाओ, 11 रुपया में सरकार को बेचो, मास्क की कमी भी पूरी हो जाए और बहनों के घर भी कुछ पैसा आ जाए। हमारी बहन मीना बैठी है, बनोपज संघ से हमारे बनोपज महुए का फूल से लेकर बाकी चीजों की खरीदी शुरू की हमने की, तो इतने बढ़ गए कि खरीदनी नहीं पड़ी हमको। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा खा गए थे। शहरी और ग्रामीण दोनों के मिला के 550 करोड़ रुपया वो खाते में डाले। शहरी विकास का पैसा खा गए थे, लगभग 700 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए अलग अलग शहरों में भेजा। अगर ये पूरी सूची पढ़ूंगा तो नीरस हो जाता है। प्रहलाद जी ने पहले ही कहा आंकड़े ज्यादा मत पढ़ना। कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब जनता के, किसानों के अलग अलग खाते में डाली गई है। क्या कमलनाथ ये पैसा डालते हैं? और क्या कमलनाथ कोरोना का मुकाबला कर लेते? अरे कोरोना से बड़ा संकट तो कमलनाथ ही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही थे। मेरे बहनों और भाइयों, ये 100 दिन, ये समाधान के 100 दिन है। कोरोना का संकट आया, हमने समाधान निकाला। रात दिन हमने परिश्रम किया। ये 100 दिन सशक्तिकरण के 100 दिन है।
जीवन शक्ति योजना, स्व सहायता समूह को काम देने का हमारा प्रयास। और मेरी स्व सहायता समूह की बहनों सुन लो, आज अगर सुन रही हो मध्य प्रदेश में मुझे, तो हमने कई चीजें स्व सहायता समूह को देने का फैसला किया है। स्कूल की यूनिफॉर्म आप बनाओगी, पोषण आहार आप बनाओगी। 700 करोड़ रुपए का पोषण आहार ठेकेदारों के जिम्मे नहीं करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएगी और खुद भी लाभ कमाएंगी। और इसके साथ ही हमने फैसला किया है कि हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों अभी 20-22% तक भी कर्जा लेके समूह चलाती, अब केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी पैसा मामा भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। और कई स्व सहायता समूह जो डिफॉल्टर हो गए, आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि उसके कारण वो अपना काम चला नहीं पा रहे हैं, सर्कुलेशन उनका बिगड़ गया है, और इसलिए उनका ऐसा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार भर के स्व सहायता समूह महिलाओं को मुक्त कर देगी। हम माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारा हक देंगे। पूरी मैपिंग में करवाऊंगा कौन कौन से समूह संकट में, और जहां से पैसा लिया है वहां का पैसा भर दिया जाएगा। ये 100 दिन महिला सशक्तिकरण के दिन है, ये 100 दिन संवेदनशीलता के दिन है। कोई मजदूर पैदल ना चले। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को प्रणाम करता हूं, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, गजब का काम किया पूरे मध्य प्रदेश में। 3-4 दिन जरूर क्या अवसर आप पैदल आ रहे हैं बच्चे लेके। उसके बाद हमने संकल्प लिया कि कोई मजदूर पैदल मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। बसें लगाई गई जैसा ज्योतिरादित्य जी बता रहे थे, और कार्यकर्ताओं आपको प्रणाम, चाय नाश्ता भोजन, और अध्यक्ष जी ने तो जूते चप्पल तक पहना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये संवेदनशीलता के 100 दिन है। ये 100 दिन सहयोग के 100 दिन है। समाज के हर वर्ग का कोरोना के विरुद्ध सहयोग लिया गया, सबको सहयोग दिया गया। ये 100 दिन सुधार के 100 दिन है। मंडी कानून हमने बदल दिया, केवल एक विकल्प था किसानों के पास, मंडी में जाओ अनाज बेचो। दूसरे विकल्प क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते थे, और इसलिए हमने मंडी एक्ट में परिवर्तन कर दिया। कृषि उपज मंडियां रहेंगी, लेकिन किसान और व्यापारी में सहमति बने तो किसान के द्वार से खरीद ले जाओ, खेत में खरीद ले जाओ। कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, सीधे किसान उसको बेच सकता है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोई मिलर है, सीधे जाके किसान से खरीदे, ठीक दाम दे, मंडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चाहे तो प्राइवेट मंडी अच्छी खोल के अच्छी सुविधा किसानों को दे और अच्छे दाम पे ले। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? प्रतिस्पर्धी दाम किसानों को मिले। मंडी कानूनों के साथ साथ श्रम कानूनों में सुधार किया। ये सेतु के 100 दिन है। रोजगार सेतु, परिवारों को घर पहुंचा के श्रमिकों को मिलवाने का सेतु, उनको काम देने का सेतु। ये संबल के 100 दिन है। संबल 55वें जीवन शक्ति जीवन अमृत योजना फिर प्रारंभ। ये सुपर उपार्जन के 100 दिन है। ये सेवा के 100 दिन है, और ये संकल्प के 100 दिन है। संकल्प है मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिलाने का। संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। संकल्प विकास की गंगा बहाने का। संकल्प अंतिम व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने का। 55वें जीवन शक्ति जीवन अमृत योजना फिर प्रारंभ। ये सुपर उपार्जन के 100 दिन है। ये सेवा के 100 दिन है।
और ये संकल्प के 100 दिन है। संकल्प है मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिलाने का। चक्कर में बताया कि कुछ लोग अवैध रूप से नियम प्रक्रिया का पालन ना करते हुए बहाने का, संकल्प अंतिम व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने का, संकल्प समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोविड के संकट के समय जो बेहतर हो सका हमने करने कि कुछ लोग अवैध रूप से नियम प्रक्रिया का पालन ना करते हुए भारी दरों पर पठानी ब्याज पर गरीबों को पैसा देते हैं और उनके लिए हम कानून बना रहे हैं। और अगर किसी ने कुछ गिरवी रखा होगा तो वो भी वापस देना पड़ेगा। ऋण माफी का हम युक्तिकरण करेंगे। और एक बात और, अभी गांव में जो हमारी जमीन है, जब मकान बना के रहते हैं, उस जमीन का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। गांव में शानदार मकान बना, उस पर लोन नहीं ले सकते, कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। हमने तय किया है कि ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण योजना में ग्रामीण बसाहतों का सर्वे करके अधिकार अभिलेख तैयार कर ग्रामीण जनता को उस भूखंड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इससे ग्रामीण जन इस भूमि पर ऋण ले सकेंगे, जमानत दे सकेंगे, सही अर्थ में वो भूमि उनकी होगी। मित्रों, कमलनाथ सरकार ने हमारे भांजे भांजियों को भी नहीं छोड़ा, कई योजनाएं बंद कर दी। और एक योजना थी लैपटॉप देने की योजना, पिछले साल दिया ही नहीं। अब 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। और जो बच्चे अंदर अच्छे नंबर लाएंगे, मामा उनको फिर से इसी साल लैपटॉप दिलवाएगा, उसके लिए राशि दी जाएगी। हमारे शहरी पथ विक्रेता प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है, उनके साथ हमने ग्रामीण भी जोड़े। ये ठेले वालों, खोमचे वालों, फल के सब वालों, सब्जी वालों, नाई की दुकान वालों, कचौरी समय से बेचने वालों, पान के ठिलिया वालों, चाय की गुमटी वालों, कोरोना ने तुम्हारे धंधे को भी ठंडा कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये 10,000 रुपए तक का ऋण इनको मिलेगा 7% ब्याज पर। 1 साल के लिए 7% से ऊपर जितना होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और उसके साथ साथ गांव के जो कस्बे हैं हमारे, जो बाजारों का केंद्र 25-50 गांव के लोग आते हैं, भावी गरीब पथ विक्रेता है, उनको भी 10,000 रुपया बैंक से दिलाया जाएगा। गारंटी हम लेंगे, सरकार गारंटी लेगी, ताकि उनका काम धंधा फिर से पटरी पर आ सके। अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है। असली काम तो अब उपचुनाव के बाद शुरू होगा। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, वो तो कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक तो सांची से लेके मुरैना तक धूम मच जाती। कोरोना ने पांव पकड़ लिए, लेकिन अब निकलना होगा। इन कामों को स्थिरता पूरी करनी है, स्थिरता प्रदान करनी है, तो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, चुनाव के रण में भी जूझ के हमको शानदार सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जोर से बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विजय के अभियान का 100वां दिन है। नए उत्साह से उमंग से भर के हम उपचुनाव में विजय के लिए भी प्रयाण करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जैसा संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आइए मित्रों हम सब संकल्प लें। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश।
यहाँ के लोकल को वोकल करेंगे। अच्छा, चीन को आधा तो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ ही ताड़ दिया है, टिकटॉक सब बंद। ये केवल खेल नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमर तोड़ना है। आओ मेरे प्रदेशवासियों, संकल्प लो, चीन में बनी चीजों का बहिष्कार करेंगे। हम उस चक्कर में नहीं आएंगे राहुल बाबा, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और चुपके से चीन की सैनिक घुस आई। मोदी जी है, मोदी जी, सेना तैयार है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोले आर्थिक रूप से तोड़ना चीन को, इसलिए हम ये भी संकल्प ले, दोनों हाथ ऊपर उठा के चीन के बने सामान का बहिष्कार करेंगे। और पूरे प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, जहां सुन रही हो, चीनी सामान नहीं खरीदना। जो हमारी भारत माता का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। राहुल बाबा जैसे लोग जरूर इधर उधर की बातें करते हैं, अब क्या कहें इनको। आइए आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें। और मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं, प्रदेश के विकास में आपका सहयोग और स्नेह चाहिए। अकेली सरकार नहीं कर सकती, हम सब मिलकर प्रदेश को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, शहर, भांजे भांजियां आए एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। 15 महीने में जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया था, 100वें दिन मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि इस मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए टीम के साथ हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। लेकिन आपका भी साथ चाहिए बहनों और भाइयों, जो केवल यहां बैठे हैं उनका नहीं, पूरे प्रदेश का सबका साथ मिलेगा। तो आइए आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प ले। संकल्प पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन आज भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। पूरे प्रदेश में जहां जो लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। वहां लद्दाख और लेह की धरती पर शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, और ये भोपाल के बीजेपी कार्यालय की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 100 दिन पूरे होने पर शिवराज सरकार के अब तक की जो 100 दिन की उपलब्धियां रही हैं सरकार की, और जिस कठिन वक्त में, कोरोना काल में, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने 100 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और इस मुश्किल की घड़ी में जो कुछ भी कार्य किए हैं, योजना शुरू करके, चाहे जनता के विकास के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए, उन सभी 100 दिन के अब तक के विकास कार्यों का परिचय एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कराया। होने की जानकारी मंच से दे दी जाएगी। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, यहाँ से जो भी यहाँ खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने नेतृत्व में पूरी सरकार के 100 दिन पूरे किए हैं, भोपाल जिला इकाई की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह देना तय किया है, निवेदन किया है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि भोपाल जिला के अध्यक्ष जी और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कराएं। ये गदा है भक्त हनुमान जी की, प्रतीक की। ये गदा सेवा भाव की, भक्ति भाव की, संवेदना की। ये गदा है दुश्मन पर प्रहार की। ये गदा है जो इस देश के शत्रु हैं उन पर आघात की, हमला की। ये गदा ही है जो भक्ति भाव का प्रदर्शन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प दिलाने के लिए प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी को आमंत्रण करता हूं।